हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए कुछ PYQs कर रहे हैं। आज जो मैं PYQs का जो ये पेपर लाई हूँ, ये है हमारे जून 2024 में आया हुआ जो पेपर था, उसका शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ये देखो, शिफ्ट फर्स्ट का ये हमारे पेपर है। तो इसका आज मैं पार्ट बी के जितने क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर पाते हैं उतने क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, एंड बाकी के पार्ट सेकेंड या और आगे जो पार्ट्स आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। तो आज है हमारा पार्ट फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो जून 2024 में शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन आज हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्लांट इज नॉट वाटर्ड फॉर 7 डेज। एक प्लांट है जो कि वाटर्ड नहीं है 7 डेज से, 1 to 7। लीफ एंड रूट वाटर पोटेंशियल आर मेजर एवरी 2 hours स्टार्टिंग फ्रॉम 1 day till 7 days। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्लांट है उसमें वाटर नहीं है 7 days से, ठीक है। अब यहाँ हमारे क्या है, रूट और प्लांट का जो वाटर पोटेंशियल है हम उसे मेजर कर रहे हैं पर 2 hours के अकॉर्डिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू हैपन। अभी हम बताते हैं यहाँ क्या होता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। जस्ट सपोज हमारी क्या होता है, जैसे कि वाटर है। अब आपको पता है डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वाटर लूज होता है या वाटर वेपर के फॉर्म में क्या है हमारी इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में क्या है, एटमॉस्फेयर में जाता जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली प्लांट को डिमांड होती जाती है वाटर की। और वाटर कहाँ से लेता है प्लांट, रूट्स के थ्रू क्या है वाटर को लेता है। ये चीज आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब आपको पता है डे टाइम में जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होता है वैसे वैसे क्या है, जो वाटर का जो पोटेंशियल होता है उसमें चेंजमेंट आता है। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है, तो आपको पता होगा डे टाइम में जो है हमारा वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है, यानी इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो हमारा वाटर होता है वेपर फॉर्म में क्या है, एटमोस्फियर में जाता है, ठीक है। इससे क्या है हमारे वाटर में, सॉरी प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूअसली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे वाटर पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज होता है डे टाइम में। बट नाइट टाइम में क्या होता है, कोई भी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। नाइट टाइम का अगर मैं लिखना चाहूँ, कोई भी ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ काम नहीं करती, तो वाटर वेपर फॉर्म में नहीं जाता है, वेपर फॉर्म में क्या है एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर ये नहीं जाएगा तो यहाँ क्या है हमारा वाटर पोटेंशियल जो होता है वो डाउन रहता है या फिर डिक्रीज रहता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाइट टाइम में वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हमारा डिक्रीज रहता है, एंड डे टाइम में क्या है हमारा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हमारे ऑप्शंस पर एक बार मैं यहाँ कुछ लाई हूँ। रूट वाटर पोटेंशियल फेल्स बिलो लीफ वाटर पोटेंशियल एट नाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है वाटर पोटेंशियल गिर क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट टाइम में क्या है हमारे वाटर जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा वाटर पोटेंशियल जो है वो हमारा लो रहेगा, ठीक है। इट इज हाईली अनयूजुअल फॉर रूट वाटर पोटेंशियल इज फेल बिलो रूट leaf water potential exceptly at night when transpiration is low and water potential gradient it reduced। क्यों रहता है, ट्रांसपिरेशन लो रहने की वजह से हमारा क्या है वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है हमारा लो रहता है। ये है वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का साइन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्री डेवन वाटर लीफ वाटर पोटेंशियल डिक्लाइंस ओवर नो, इस टाइप का कुछ होता नहीं है। लीफ वाटर पोटेंशियल सोज ए डायगोनल साइकिल ऑफ हाइस एंड लोज, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है हमारे। फिर है रूट वाटर पोटेंशियल फेल्स बिलो लीफ वाटर पोटेंशियल एट नाइट, तो ये बिल्कुल सही है। जो वाटर पोटेंशियल होता है हमारे गिरता है, फेल्स यानी नीचे डाउन होता है एट नाइट में। क्या रीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। रूट वाटर पोटेंशियल फ्लक्चुएट्स बिटवीन डे एंड नाइट टाइम होता है, बट यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट पर अगर हम जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल
करेक्ट हो जाता। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ जून की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब है विच ऑफ दीज ट्रेड्स इज नॉट करेक्टराइज्ड ऑफ आर सिलेक्टेड ट्री स्पीसीज। यहाँ पर क्या है हमारे आर सिलेक्टेड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इस टाइप का जो कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है ना, ट्रांसपिरेशन कब दिन में हाई रहता है, ये वाटर पोटेंशियल या नाइट में लो रहता है, इस सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपन ने पहले भी पीवाईक्यूज करे। इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, लेकिन थोड़े से घूम फिर के आए। क्वेश्चंस वही है लेकिन थोड़ा घूम के आए। ये देखो आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए अगर आपको पता होगा कुछ करेक्टर्स होते हैं, अगर वो आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते थे। Which of these trees is not characteristics of R selected tree species? तो R selected के बारे में आपको पता होना चाहिए। R selected होती है एक स्पीसीज हमारे, और एक होती है हमारे K selected। तो K selected में तो क्या है, हम आते हैं ह्यूमंस, और R selected में क्या होता है, जनरल एग्जाम्पल लेके चले तो इंसेक्ट्स अपन मान सकते हैं, और इसमें अपन ह्यूमंस मान सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अब आपको पता है ह्यूमंस में क्या होता है, लाइफ टाइम तक ही ब्रीडिंग चलती रहती है। ऐसे नहीं अर्ली एज में ही हो गई या लेट एज में नहीं होगी। यहाँ क्या है हमारे, क्या है यहाँ ब्रीडिंग भी चलती है, नॉर्मल पॉपुलेशन जो होता है उसको भी अपन मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स में क्या होता है या फिर आर सिलेक्टेड स्पीसीज में क्या होता है, इनमें क्या होता है एक ही टाइम में बहुत ज्यादा क्या है प्रोजेनिस को ये क्या है बर्थ करते हैं, एंड इनकी जो मोटिलिटी है वो बहुत, इस तरह से इनका ग्राफ आता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये है हमारे इंसेक्ट्स के लिए या आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए, और के सिलेक्टेड के लिए हमारा इस टाइप का ग्राफ आता है। तो यहाँ क्या होता है के सिलेक्टेड में, सॉरी आर सिलेक्टेड में स्टार्टिंग में तो इनकी क्या ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये हाई पॉइंट को शो करता है। फिर धीरे धीरे यहाँ तक इनकी ग्रोथ आएगी और यहाँ पर आकर के डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ह्यूमंस में यहाँ से स्टार्ट होती है धीरे 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 धीरे, एंड में जाकर के इनकी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है मोर्टेलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर स्ट्रॉन्गली डिपेंड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। नो, और यहाँ हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, या एक भी होता है, एक इंसेक्ट भी क्या है खूब सारी इस तरह से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है अपनी डेंसिटी को इंक्रीज करता और अर्ली स्टेज में ही कर देता है। ये चीज आपको पता होगी, जबकि ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, अर्ली स्टेज में नहीं होता है। एक टाइम आता है, टाइम ड्यूरेशन, तभी क्या है ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और एक टाइम में। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इनकी मोर्टेलिटी भी इनकी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जब चाहे जब ये आधे मर गए, फिर ये मर गए, ये मर गए, वरना इस तरह से अगर आप देखते, अगर ये पूरे जितने भी इंसेक्ट्स हमारे अगर बर्थ करते हैं और उतने ही हमारे अगर अर्थ पर रहते तो आज वही मिलते, हम लोग तो मिलते ही नहीं। इसलिए क्या है इनकी जो डेथ रेट है या रिप्रोडक्शन है, ये सब चीजें डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। टेंड टू ऑक्यूपाई हैबिटेट दैट आर अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है हमारे, बट क्वेश्चन में हमसे नोट पूछा है। ठीक है, फिर है थ्रिव्स इन हैबिटाट्स वेयर रिसोर्स कंपटीशन इज लो। तो ये बिल्कुल हमारे ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन होता ही नहीं, क्योंकि जितने ये जन्म लेते हैं स्टार्टिंग में कुछ मर जाते हैं, कुछ चलता है, यहाँ आकर के सारे ही मर जाते हैं। देखो तो यहाँ कुछ है। हाउ सुपीरियर compatibilities to colonize new habitats। तो ये बिल्कुल सही है। आर्क सिलेक्टेड स्पीसीज में क्या होता है हमारे कंपटीशन जो होता है यहाँ पर स्टार्टिंग में बिल्कुल हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे जाके कंपटीशन लो हो जाता है। और ये किस टाइप के होते हैं, ये जनरलाइज टाइप के होते हैं। एक जो रिप्रोडक्शन होता है वो अर्ली स्टेज पर हो जाता है, कोई पॉपुलेशन के ऊपर ये डिपेंड, ठीक है, डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ डिपेंड बोल रखा है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं चीजों के ऊपर। डिपेंडेंट हमारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे के सिलेक्टेड स्पीसीज। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज सिंथेसाइज्ड इन सिनेप्टिक वेसिकल्स instead of being transported to the vesicles after its synthesis in the cytoplasm। तो यहाँ क्या बोला गया है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिंथेसाइज हो रहा है सिनेप्टिक वेसिकल्स में, इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इसकी जगह वेसल्स के अंदर। तो ये एंड आफ्टर इट्स सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है हमारा डोपामाइन जो होता है वो डोपामाइन बीटा
हाइड्रोक्सीलेज जो है उस एंजाइम की, ये क्या है हमारी एक तरह से एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में क्या है नोर इपिनेफ्रिन में क्या है कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपको अगर आता था तो आप कर सकते थे और नहीं आता तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे नोर इपिनेफ्रिन। यहाँ क्या बोला गया है, न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, ये सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, सिंथेसाइज होकर के हमारे नोर इपिनेफ्रिन बना रहा है। ठीक है, और कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस में, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। अब है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द लैक ऑफ पेरोन इन ई कोलाई इज इनकरेक्ट। अब आपको इसके लिए लैक ऑफ पेरोन का पता होना चाहिए। ई कोलाई के अंदर जो हमारा लैक ऑफ पेरोन होता है उसके बारे में आपको, इसके क्वेश्चन को करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत जरूरी है। बट हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। इसका मतलब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, बट एक स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ लैक ऑफ पेरोन क्या होता है। नॉर्मली मैं जो इसमें कंडीशंस है ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझा रही हूँ। लैक ऑफ पेरोन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो हमारी ये क्या है, डीएनए है, डीएनए के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये है हमारा डीएनए। अब यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड वाई ए, जेड वाई ए। ठीक है, एंड यहाँ पर होता है ऑपरेटर, यहाँ होता है हमारा प्रमोटर, एंड यहाँ पर होता है हमारा रिप्रेशर। ठीक है, इसको आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे एक लैक ऑफ पेरोन की स्ट्रक्चर। अभी आपको पता है ये तीनों क्या है हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स है, जेड वाई ए। एंड ये क्या है हमारे रेगुलेटर, क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, जस्ट सपोज यहाँ क्या है रिप्रेशर प्रोटीन बन रहा है, ये है रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, अगर यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा ऑपरेटर के ऊपर जाकर के बाइंड करेगा एंड जो हमारा पाथवे है उसको क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा। बट अगर रिप्रेशर प्रोटीन बन गया एंड इसको बाहर से आकर के लैक्टोज जो है एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है, एलोलैक्टोज एंजाइम में कन्वर्ट होकर के इसको क्या करता है, इनिबिट कर देता है। इस तरह से इसको जैसे इसने इनिबिट किया तो ये यहाँ पर बाइंड ना होकर के, देखो इस तरह से यहाँ पर ये बाइंड नहीं हो पाएगा, नो बाइंडिंग। अलग कलर से मैं यूज में ले रही हूँ इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, नो बाइंडिंग। तो इससे क्या होगा, हमारे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ आकर के बैठेगा, आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ क्या है, ये है हमारे पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और आगे कंटिन्यूअसली बढ़ेगा एंड पाथवे को क्या कर देगा, स्विच ऑन। इस तरह से क्या है लैक ऑफ पेरोन हमारे काम करता है। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या है हमारे पाथवे क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, और लैक्टोज की एब्सेंस में क्या है हमारे पाथवे ऑफ हो रहा है। तो ये चीज इस तरह से हमारे क्या है, हमारा जो लैक ऑफ पेरोन पाथवे है ये फंक्शन करता है। ये था जर्नल की किस तरह से हमारे लैक ऑफ पेरोन फंक्शन करना है। बट यहाँ जो कंडीशंस दी हुई आपको ये समझनी है। ये देखो, एक तरफ है लैक्टोज की कंसंट्रेशन, एक तरफ है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, एक तरफ है कैम की कंसंट्रेशन, CAMP। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल कितना है, लैक प्रमोटर ऑपरेटर रीजन्स के ऊपर किस तरह से यहाँ पर ये सब फंक्शन कर रहे हैं, एक एक करके अपन समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है हमारे यहाँ पर लो, लैक्टोज की भी क्या है लो। अब दोनों की कंसंट्रेशन लो है तो यहाँ कैम की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हमारे यहाँ पर हाई हो रही है। ठीक है, अब कैम की कंसंट्रेशन हाई है तो कैम यहाँ क्या है, इसकी कैप बाइंडिंग साइट, एक बाइंडिंग साइट होती है कैम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये अपने जो बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर आकर के इसलिए इस तरह से क्या है, कैम ने बाइंडिंग कर लिया। ठीक है, कैम प्रोटीन है वहां पर, उसके ऊपर क्या है, कैम CAMP ने क्या बाइंडिंग कर ली। ठीक है, ये हमारी रिप्रेशर है एंड ये है लैक जेड जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बेसल लेवल पर सारी प्रोसेस चल रही है, दोनों में से कोई चीज नहीं है क्योंकि सब कुछ है। चलो सपोज हमारा ट्रांसक्रिप्शन हमें नहीं करना तो दोनों चीजें लो लेवल पर है, तो बेसल लेवल पे हमारा नॉर्मली चलता रहता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। बट सेकंड कंडीशन यहाँ क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है यहाँ पर
कि लो लेवल पर है ग्लूकोज, ठीक है, और हाई लेवल पर है हमारे लैक्टोज। क्योंकि ग्लूकोज लो है, ग्लूकोज क्या है, एक इनहिबिटर की तरह काम करता है लैक ऑपेरोन में। किस तरह से काम करता है, इनहिबिटर की तरह, एंड ये क्या करता है, हमारे एक्टिवेटर की तरह काम करता है, एक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो अगर लैक्टोज की कंसंट्रेशन हमारे मीडियम में हाई है तो कैम की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, हाई होगी। और कैम क्या है, अपनी कैप बाइंडिंग साइट के ऊपर जाकर के बाइंड करेगा, एंड ये जैसे ही यहाँ पर बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या है, हाई लेवल में क्या है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन में क्या है, हाई लेवल पे ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज हाई लेवल में प्रेजेंट है तो हमें इस पाथवे को चलाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर हम हाई लेवल पे लैक्टोज भी दे देते हैं तो भी हमारा पाथवे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मोस्ट प्रीफर्ड जो शुगर होती है हमारे इकोलाई के लिए, इकोलाई जो बैक्टीरिया है, ये क्या है, इसकी मोस्ट प्रीफर्ड शुगर जो होती है वो होती है हमारे, या इसका फूड होता है वो है हमारे ग्लूकोज। अगर मीडियम में ऑलरेडी ग्लूकोज है तो पाथवे को चलाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज हाई है, बट इन्होंने कंडीशन क्या रखी है थर्ड में कि लैक्टोज भी हमारे यहाँ हाई है। अब लैक्टोज हाई है, ठीक है, बट ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होने की वजह से क्या है, जो कैम की कंसंट्रेशन है वो लो रहेगी, क्योंकि जहां ग्लूकोज हाई रहेगा वहां क्या है, ये कैम की कंसंट्रेशन को इनहिबिट करता है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। और लैक्टोज जहां प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, कैम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है या फिर एक्टिवेट करता है। तो ये दोनों रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए, मोस्ट प्रीफर्ड शुगर जो होती है या इकोलाई का जो फूड होता है वो हमारे ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को खत्म होने के बाद क्या है, वो लैक्टोज को प्रीफर करता है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं लेता है, ठीक है। अगर हमारे ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब इस कंडीशन में हम लैक्टोज कितना भी दे दें यहाँ कोई वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ क्या है, कैम की कंसंट्रेशन लो हो रही है। अब कैम की कंसंट्रेशन लो हो चुकी है तो यहाँ पर कोई कैम आकर के बाइंड नहीं करेगा कैप बाइंडिंग साइड से, ठीक है। एंड यहाँ बेसल लेवल के ऊपर क्या है, हमारा पाथवे चलता रहेगा, क्योंकि कोई चीज काम नहीं होता है तो भी थोड़ा सा तो बनता जाता है ना, वो कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन है हमारी, अब ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, बट जो लैक्टोज है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल लो है। अब लैक्टोज की कंसंट्रेशन लो है तो आपको पता नहीं का रिलेशन, इसकी कंसंट्रेशन भी कम रहेगी। अगर हमारे कैम की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पर कोई बाइंड करने के लिए है ही नहीं, तो रिप्रेशर अपने ऑपरेटर बाइंडिंग साइड से बाइंड करेगा ऑपरेटर से, एंड यहाँ पर क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। या बेसल लेवल के ऊपर यहाँ क्या है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन काम करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब मैं क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स है वो पढ़ती हूँ। लैक ऑपेरोन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ लैक रिप्रेशर एंड एक्टिवेटर प्रोटीन कैप। नो, इसके थ्रू ये हमारे कंट्रोल होता है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है, लैक ऑपेरोन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली बोथ। नो, दोनों की प्रेजेंस में हमारे कैसे काम करेगा ये आपको बताना था। तो यहाँ क्या है, लैक ऑपेरोन हाईली एक्सप्रेस्ड कर रहा है ओनली व्हेन बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर एब्सेंट। अगर ये दोनों एब्सेंट रहेगी तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि इस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। यहाँ ये गलत दे रखा है, यहाँ हाईली एक्सप्रेस नहीं करेगा, लो लेवल या फिर जो बेसल लेवल होता है उस लेवल के ऊपर ये क्या है, अपने काम करेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमसे इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था। अब आपकी लैक रिप्रेशर से भी और एक्टिवेटर प्रोटीन से हमारी चीजें कंट्रोल हो रही है, ठीक है, हमने देख लिया है, ट्रू स्टेटमेंट है ये हमारा। और हाईली एक्सप्रेस नहीं होता है, जब दोनों एब्सेंट होते हैं तो बिल्कुल बेसल लेवल के ऊपर क्या है, हमारा लैक ऑपेरोन फंक्शन करता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द लैक ऑपेरोन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, सॉरी लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट। यस, बिल्कुल सही है, ये हमारे एब्सेंट या लो लेवल पर है, ये हाई लेवल पर है, तभी हमारे हाई लेवल का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये सेकंड नंबर की कंडीशन में दिया हुआ। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेशर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ये चीज मैंने यहाँ आपको इस डायग्राम में समझाई है
कि जैसे ही हमारी लैक्टोज प्रेजेंट है, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन बना है इसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और इसको इनहिबिट करने से क्या है, ये अपनी ऑपरेटर साइट के ऊपर आकर के बाइंड नहीं करेगा, और ये बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, यहाँ पर बाइंड करेगा प्रमोटर से यहाँ बाइंड करने से हमारे जो पाथवे है वो ओन हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट था। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। अगर आपको लॉक ओपेरॉन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता था, जनरल इन्फॉर्मेशन भी, तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पर जा सकते थे। तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये है लैक ओपेरॉन की कुछ 4 कंडीशन आपको आनी चाहिए। आने में क्या है, ग्लूकोज अगर पाथवे में रहेगा तो पाथवे हमारा ऑफ रहेगा, और उस कंडीशन में कैम की कंसंट्रेशन क्या है, वो बिल्कुल लो रहेगी। एंड लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो पाथवे हमारा ऑन रहेगा, या मैं ऑन लिख देती हूँ, ठीक है। और कैम की कंसंट्रेशन भी हाई रहेगी। ये 2 लाइन आपको पता होगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सी अर्चिन से आया हुआ और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन ऑफ सी अर्चिन, कॉर्टिकल रिएक्शन जो होती है सी अर्चिन के एग में, इस करेक्ट उसके रिगार्ड हमें एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे बाकी के 3 ऑप्शंस क्या है, वो है हमारे करेक्ट, बट एक ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ती हूँ, कैल्शियम प्लस टू एंड द एंट्री ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस इनटू द एग इनिशिएट्स डेवलपमेंट। नो, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हमारे कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या करती है, कॉर्टिकल जो रिएक्शन होती है हमारे उसके अंदर क्या है, हेल्प करता है, कॉर्टिकल रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। एक्सोसाइट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ड्यूरिंग एग मैच्योरेशन कंटेंट द कंपोनेंट्स ऑफ जोना प्लैसिडा। ये स्टेटमेंट भी हमारे रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा कोई फिनोमिना हमारे इस सी अर्चिन के अंदर कॉर्टिकल रिएक्शन जो होती है तब देखा ही नहीं जाता है। अब है थर्ड, डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर स्पर्म एंट्री हेल्प द ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो यहाँ क्या है, पॉलीमराइजेशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो स्पर्म की एंट्री के बाद क्या है, उसको ब्लॉक करने में हेल्प नहीं करता है। तो ये भी हमारे रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है द रिलीज ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है, आफ्टर स्पर्म एंट्री, ये कन्वर्ट होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन में। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसको जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है बहुत हार्ड टाइप की कवरिंग हो जाती है। अगर ये हार्ड टाइप की कवरिंग हो जाएगी, जस्ट सपोज पहले एक स्पर्म ने यहाँ पर क्या है एंट्री ले ली, अब यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पर्म है तो बाकी के स्पर्म्स को यहाँ एंट्री नहीं लेनी, उसके लिए क्या ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये हमारे रेड वाले कलर की क्या है विटेलाइन मेम्ब्रेन, तो एक तरह से हार्ड कवरिंग बना लेती है, और जो पॉलीस्पर्मी होती है उसको ये क्या है ब्लॉक करने का फंक्शन करती है। तो ये क्या है हमारे स्पर्म्स, ठीक है। तो एक ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, बट बाकी के स्पर्म्स को हमें आने से यहाँ पर रोकना है। तो यहाँ क्या है, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में क्या है कन्वर्ट होती है, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विटेलाइन मेम्ब्रेन ही क्या है, यही कन्वर्ट होती है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से रिलीज होने के बाद, ठीक है। आफ्टर स्पर्म एंट्री कन्वर्ट्स द विटेलाइन मेम्ब्रेन इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और इससे क्या है ब्लॉक करती है ये पॉलीस्पर्मी को। इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा और बाकी का इनकरेक्ट हो जाएगा। एक बार इसका मैं थोड़ा सा ये भी लाई हूँ। द राइज इन साइटोसोलिक कैल्शियम प्लस 2 कंसेंट्रेशन रेस्पॉन्सिबल होता है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को करवाने के लिए, ना कि एग के डेवलपमेंट के इनिशिएट के लिए, ठीक है। स्पर्म बाइंडिंग एक्टिवेट्स ए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज दैट कॉज कैल्शियम प्लस 2 टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द एग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, into the cytosol. The elevated calcium plus 2 levels that cause cortical granules to fuse with the plasma membrane. इसकी कंसंट्रेशन जो है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सी अर्चिन के अंदर फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है, आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है कि एक स्पर्म के एंट्री होने के बाद नेक्स्ट स्पर्म यहाँ पर अंदर जाए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा स्पर्म अंदर जाते हैं तो पॉलीस्पर्म भी हमारी हो जाती है। उसको ब्लॉक करने के लिए क्या है, या विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है एग के ऊपर, वो क्या करती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, और इससे क्या है पॉलीस्पर्म को ये क्या है ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग। डिसऑनेस्ट यानी मतलब कि जो चीज है,
ठीक है, और कोई और क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है और झूठ मतलब झूठे सिग्नल दे रहा है। डिसऑनेस्ट यानी अपन समझे तो झूठे सिग्नल देना, झूठे यानी उसको पागल बनाना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, बट अपन क्या कर रहे हैं, उसको झूठ बोल रहे हैं, इस टाइप का कुछ है यहाँ पर, ये गलत है। तो ये किस टाइप की मिमिक्री होती है? डिसऑनेस्ट का मतलब है यहाँ पर पागल बनाना, ठीक है, पागल बनाना। यहाँ क्या होता है बटेशन मिमिक्री में, यहाँ बटेशन का मतलब अपन ले सकते हैं बुद्धू बनाना। बुद्धू में क्या है, बी इक्वल्स टू बटेशन, बी और बी इक्वल्स टू बुद्धू, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारे डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग में क्या है, यहाँ पागल बनाया जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं, बट वो क्या है, उसको सिग्नल देता है कि नहीं मैं भी इसी टाइप का इंसान हूँ। जैसे कि मैं हूँ राजकुमारी, कोई मेरे जैसा अगर अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, बट वो मेरे जैसा नहीं बन सकता रियल में, बट वो कोशिश कर सकता है, इससे अगले को क्या पागल बना सकता है कि नहीं ये भी राजकुमारी है और ये भी राजकुमारी है। अब अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो वाली चीज होती है। तो यहाँ आप देखिए बटेशियन मॉडल लो, बटेशियन मिमिक्री है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मुलेरियन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या है दूसरे के अंदर मिल जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल जाना, इसका मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। तो मॉडल नहीं, ये मिमिक्री के अंदर आता है मुलेरियन, ठीक है। इस तरह से तो ये ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब बटेशियन मिमिक्री में क्या होता है हमारे, ये जो है ईस्टर्न कोरल स्नैक जो होता है, ये हमारे क्या होता है जहरीला होता है, ठीक है, पॉइजनियस स्नैक होता है हमारा ये वाला ईस्टर्न कोरल स्नैक। जबकि हमारा ये जो किंग स्नैक है, ये क्या होता है नॉन पॉइजनियस होता है, ये किसी को अगर काट भी लेता है तो कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इसने क्या किया है, ये अगर ऑर्गेनिज्म को एक बार पता लग गया कि ये क्या है हमारा डिस्पॉइजनियस है या बिना जहर का है या बिना जहरीला है, तो इसको बार बार आकर के क्या है जो ऑर्गेनिज्म है इसी को फीड करेंगे, और इसको फीड करेंगे तो ये मर जाएगा और इसकी पॉपुलेशन डाउन हो जाएगी। तो इसने क्या किया, इस तरह की एक मिमिक्री की है जो अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर, ये देखो बिल्कुल डिक्टो सेम है दोनों को अगर आप देखना चाहोगे। तो इसने क्या किया है, अपनी बॉडी को इस तरह से मिमिक किया है, डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग दिया अगले को कि देखो मैं भी इतना ही हार्मफुल हूँ जितना कि ये वाला स्नैक है, ठीक है, कॉरल स्नैक जितना हार्मफुल है उतना ही क्या है मैं भी हार्मफुल हूँ। कि स्नैक ने क्या है इसकी मिमिक्री की है और अगले को क्या है अपने एनिमी को क्या है इन्होंने डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग दी है कि यस हम दोनों ही एक ही है, ये जितना हार्मफुल है उतना ही मैं हार्मफुल हूँ। तो ये इस तरह से क्या हो गया, एक तरह से बुद्धू बनाया है अपने एनिमी को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर हमारे बी, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन कैल्सिटोनिन। हमारे क्या दिया हुआ है, कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं कैल्सिटोनिन में, ए कैल्शियम लॉविंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सी सेल्स ऑफ द ह्यूमन थायराइड ग्लैंड्स। तो ये एक मेमोरी टाइप का क्वेश्चन है, आपके यहाँ पूछा गया है कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं कैल्सिटोनिन में, तो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 32 एमिनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, मेमोरी टाइप का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सिचुएटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एसिमिलेटेड कार्बन इन प्लांट्स। तो यहाँ क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यानी शुगर्स के फॉर्म में क्या है ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होने वाली शुगर जो होती है वो होती है रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स यहाँ क्यों ट्रांसपोर्ट होती है हमारे, क्योंकि ये क्या है नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती है वो हमारे क्या है ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे ट्रांसपोर्ट क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है किसी अदर कंपाउंड से क्या है रिएक्शन नहीं करती है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है मोस्ट प्रीफरेबल जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है वो हमारे सुक्रोज शुगर होती है, ठीक है। हमारी जो बनने वाली शुगर जो होती है वो कौन सी होती है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारे होता है ग्लूकोज, ठीक है। एंड एक फॉर्म होता है हमारे ट्रांसपोर्टेड फॉर्म, ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है सुक्रोज, एंड एक होती है स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है, वो होता है हमारे स्टार्च। स्टार्च फॉर्म क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेड फॉर्म पूछी गई है हमारी, ठीक है, तो वो होती है हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज, बट यहाँ पर लीस्ट पूछा गया तो लीस्ट में हमारे बहुत कम शुगर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है रिड्यूसिंग शुगर्स। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर लीस्ट की जगह मोस्ट प्रीफरेबल पूछते हैं, मोस्ट सिचुएटेड पूछते तो हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर को
ऑप्ट करते, बट यहाँ पर लीस्ट पूछा गया है इसलिए हमने क्या है रिड्यूसिंग शुगर जो है वो लिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए, प्लांट फिजियो से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बस थोड़ा सा घूम के। आपको पता है CSIR नेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते लेकिन रीफ्रेम होकर के आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, लीस्ट ट्वीटेड पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। मोर पूछते तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर अपन ऑप्ट करते, लीस्ट पूछा है तो रिड्यूसिंग शुगर अपन लेंगे। इसके बारे में मैं समझाऊं, रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे कौन कौन सी है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, लैक्टोज, राइबोज, सेलु राइबोज एंड जाइलोज, ठीक है। तो यहाँ क्या है, among many different solutes carbohydrate are most significant and abundant solute in phloem shape, ठीक है। the translocated carbohydrate are mostly non reducing sugars होते हैं, ठीक है, and sugar alcohols होते हैं। वो अल्कोहल कौन कौन से, सार्बिटॉल एंड मैनिटॉल, ठीक है। सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेटेड शुगर, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है। सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड वन फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एंड फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से हमारे क्या है सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज कैसी शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर है। Some plant families in addition to sucrose translocate oligosaccharides of raffinose family, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ग्राफ देख करके बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा मैम बहुत हार्ड क्वेश्चन है, शायद आप पढ़ोगे ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको सारा चीज पता लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेल लाइसेट इन 1% TX100 was purified over an affinity column to isolate a complex with certain enzymatic activity. The purified enzyme complex was separated on a 10 to 50% continuous, ये देखो 10 to 50% continuous source gradient shown below are the UV spectra using an absorption filter at, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन फिल्टर A 280 नैनोमीटर और एक दिया है A 260 नैनोमीटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल कुड जनरेट द स्पेक्ट्रा शो अबव। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई इंफॉर्मेशन ये कभी नहीं, लेकिन आपने इतना सा कभी पढ़ा है कि 180 नैनोमीटर के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल्स है जो कि एब्जॉर्प्शन देते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्प्शन देते हैं। एंड आपको ये पता है 260 नैनोमीटर के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्प्शन देते हैं, तो वहां देते हैं RNA एंड DNA, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपको पता है, और यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड्स भी होते हैं, एमिनो एसिड्स का नाम है ट्रिप्टोफैन WYF, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन एंड फ्लाइन एनालिन। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे कौन कौन से एंड प्रोटीन्स ये देते हैं एब्जॉर्प्शन पीक, इनका आता है हमारे 280 नैनोमीटर के ऊपर। DNA एंड RNA जो होते हैं ये देते हैं 260 नैनोमीटर के ऊपर अपना एब्जॉर्प्शन पीक। अगर आपको ये इतनी सी इंफॉर्मेशन पता थी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, कोई आपको ग्राफ से घबराना, किसी ग्राफ को इंटरप्रेट करना था, बस इतनी सी ये चीज पता होनी चाहिए थी। फर्स्ट ग्राफ में ये ग्राफ मानेंगे तो यहाँ प्रोटीन आ जाएगा, एंड सेकेंड ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे DNA या फिर RNA, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चले तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो ऐसे कैसे दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे आंसर के ऊपर जाना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर ऑप्शंस को देखो कि ऑप्शन किस टाइप के आंसर में हमें देना है, किस फॉर्म में देना है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राफ दिए हुए, क्या पता यहाँ ऑप्शंस कुछ और होते तो हम कुछ और चीज का पता लगाते, उसके अकॉर्डिंग हम जाते, बट यहाँ पर हमारे ग्राफ में ओनली ये जो एब्जॉर्प्शन पीक है इसके अकॉर्डिंग हमसे आंसर पूछा था। प्रोटीन की आती है 180 पर, RNA की आती है 160 के ऊपर, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो एब्जॉर्प्शन एट 280 नैनोमीटर वो आती है प्रोटीन्स की, फिर कुछ एरोमेटिक एसिड्स की जैसे ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइलएलानिन, और 260 नैनोमीटर आती है हमारे RNA एंड DNA की ड्यू टू एरोमेटिक बेसिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, समझना है, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं उसका सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।